पिछले कुछ दिनों में ना भारत में एआई को लेकर 3 बड़ी खबरें आईं जो देखने में एकदम अलग अलग लगती हैं। एक तरफ सरकार के नए सोशल मीडिया रूल्स, दूसरी तरफ रिलायंस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और तीसरी खबर एक ग्लोबल सप्लाई चेन अलायंस में भारत की एंट्री। पर सोचिए, क्या हो अगर ये तीनों खबरें अलग अलग ना होकर एक ही बड़ी सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। चलिए इस पूरी तस्वीर को एक एक करके जोड़ते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भारत के सामने है, और इसका जवाब एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाली योजना में छिपा है। आज हम उसी योजना को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, भारत की पूरी एआई स्ट्रैटेजी इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, नियम बनाओ। दूसरा, उस पर काम करने के लिए एक जबरदस्त इंजन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। और तीसरा, ये पक्का करो कि उस इंजन को चलाने के लिए जो सप्लाई चेन चाहिए वो एकदम सेफ हो। तो चलिए पहले पिलर से ही शुरू करते हैं। तो पहला पिलर है रूल्स और रेगुलेशंस। सरकार ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड को आने वाले एआई के दौर के लिए तैयार करने के लिए कुछ नए और कहना पड़ेगा काफी कड़े नियम लागू किए हैं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई भी गैर कानूनी कंटेंट हटाने के लिए पूरे 36 घंटे मिलते थे, और अब उन्हें ये काम सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। इससे सरकार का नया सख्त रवैया बिल्कुल साफ हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई से बने कंटेंट के लिए तो और भी खास नियम है। अब डीप फेक जैसी चीजों की एक कानूनी परिभाषा है। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट पर परमानेंट वाटरमार्क लगाना होगा, ऐसा वाटरमार्क जिसे हटाया ना जा सके। और तो और गलत एआई कंटेंट को पकड़ने के लिए ऑटोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करना भी अब जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, इन सब नियमों के पीछे सोच क्या है, वो प्रधानमंत्री के इस बयान से समझी जा सकती है। मकसद एकदम साफ है, पूरी तरह से पारदर्शिता लाना, ताकि हम सबको पता हो कि हम जो देख रहे हैं वो असली है या फिर एआई की कारीगरी। तो सवाल उठता है कि सरकार आखिर इतनी सख्ती कर क्यों रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को बचाना। ये हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री है। सोचिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग, लाखों कंटेंट क्रिएटर्स। सरकार इस इकोनॉमी पर बहुत जोर दे रही है, और अगर हमारी डिजिटल दुनिया डीप फेक और फेक न्यूज से भर गई तो इस पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ एक बैलेंस बनाने की चुनौती है। एक तरफ तो सरकार का मकसद लोगों को डीप फेक से बचाना है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राइट्स ग्रुप्स की चिंता ये है कि सिर्फ 3 घंटे की डेडलाइन की वजह से प्लेटफॉर्म्स जल्दबाजी में ऑटोमेटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे हो सकता है कि सही कंटेंट भी हट जाए और कहीं ना कहीं फ्री स्पीच पर असर पड़े। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। नियम कानून तो बन गए, लेकिन एआई को चलाने के लिए एक बहुत पावरफुल इंजन भी तो चाहिए। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बड़ा दाम लगा रही है। सुनिए, रिलायंस अगले 7 सालों में एआई और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की तैयारी में है। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। इससे उनके इरादे एकदम साफ झलकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है उनका बिजनेस मॉडल। वो जितनी भी कंप्यूटिंग पावर बना रहे हैं उसका सिर्फ 25% ही खुद यूज करेंगे, तो बाकी का 75% वो दूसरी बड़ी एआई कंपनियों को रेंट पर दिया जाएगा। मतलब उनका प्लान सिर्फ एक यूजर बनना नहीं, बल्कि पूरे एआई इकोसिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बनना है। और उनकी स्ट्रैटेजी में कई लेयर्स हैं। वो अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, फिर उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी खुद ही बना रहे हैं। बड़ी कंपनियों को एआई सॉल्यूशंस देने के लिए गूगल और मेटा जैसी कंपनियों से हाथ मिला रहे हैं, और आम लोगों के लिए जियो के जरिए एआई सर्विसेज भी ला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा जुआ भी है। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने का रिस्क है। अगर एआई की डिमांड उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो नुकसान हो सकता है, और टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से बदलती है। लेकिन अगर ये दाव चल गया तो इनाम भी उतना ही बड़ा है। मार्केट में लीडरशिप और 30% से भी ज्यादा का नेट मार्जिन। और अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के तीसरे और आखिरी पिलर पर। ठीक है, नियम बन गए, इंजन भी तैयार हो रहा है, लेकिन भाई उस इंजन को चलाने के लिए चिप्स, हार्डवेयर, ये सब कहाँ से आएगा? सप्लाई चेन भी तो चाहिए। और यहीं पर भारत का नया स्ट्रेटेजिक मूव सामने आता है। ये मूव है पैक्स सिलिका,
ये अमेरिका की लीडरशिप में बना कुछ भरोसेमंद देशों का एक ग्रुप है। इसका सीधा सा मकसद एआई और सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को सिक्योर करना है, ताकि किसी एक देश, खासकर चीन जैसे अनरिलायबल सप्लायर पर हमारी निर्भरता कम हो सके। इस ग्रुप में अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े देश तो हैं ही, और अब भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। और सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि एक को-फाउंडर यानी सह संस्थापक के तौर पर। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक कदम है। ये भारत की पोजीशन में एक फंडामेंटल बदलाव को दिखाता है। जो देश कल तक चिप्स और हार्डवेयर बस बाहर से मंगाता था, एक नेट इंपोर्टर था, आज वो उसी सप्लाई चेन को बनाने वाले मुख्य देशों में से एक बन गया है। और ये बदलाव हर लेवल पर दिख रहा है। पहले हम चिप्स के लिए, कंप्यूटिंग पावर के लिए, यहाँ तक कि एनर्जी के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन अब नई रणनीति के तहत देश में ही सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं, अपने खुद के डेटा सेंटर्स तैयार हो रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम हो रहा है। पैक्स सिलिका इस आत्मनिर्भरता के सफर में हमारी बहुत मदद करेगा। तो जब हम इन तीनों अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो भारत की एक बहुत ही साफ और सोची समझी एआई योजना की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। कड़े नियमों से एक सेफ डिजिटल स्पेस बनाना, रिलायंस जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट से देश में एआई का इंजन खड़ा करना, और पैक्स सिलिका जैसे इंटरनेशनल ग्रुप्स के जरिए उस इंजन के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पक्की करना। ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। भारत की एआई को लेकर महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि जिस स्पीड से ये योजनाएं बन रही हैं, क्या उसी स्पीड से इन्हें जमीन पर भी उतारा जा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।